लाइट्स पर ऑन करो। एसिड बेस डिसऑर्डर हमने स्टार्ट किया है और उसमें 7 हेडिंग्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 4 हेडिंग्स हमने मास्टर कर ली। टाइप्स ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर, सेकंड हेडिंग कॉजेज ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर, थर्ड हेडिंग आपने जो कल मास्टर की थी दैट इज एसिड प्रोडक्शन, और फोर्थ हेडिंग आपके पास थी कॉन्सेप्ट ऑफ एनाइन गैप। ये 4 हेडिंग्स आपने मास्टर कर ली थी। आज रिमेनिंग हेडिंग्स को आप इंशाल्लाह मास्टर करेंगे। अब देखें जो रिमेनिंग हेडिंग्स हैं उनमें से नेक्स्ट हेडिंग हम मास्टर करने जा रहे हैं कॉम्पोजिशन। हेडिंग लीजिए कॉम्पोजिशन। लेकिन जब भी आपकी बॉडी में कोई एसिड बेस डिसऑर्डर होगा तो आपकी बॉडी उसको कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और अगर आपने एसिड बेस डिसऑर्डर को कॉम्पनसेट करना तो 2 ऑर्गन सिस्टम में लिख लीजिए, 2 ऑर्गन सिस्टम्स। वन इज लंग्स एंड सेकेंड इज किडनीज। Lungs and kidneys are responsible for the compensation of acid-base disorder. और अगर आपसे कहा जाए कि लंग्स ने अगर कॉम्पनसेट करना है तो किसको कॉम्पनसेट करना है? लंग्स हैज़ टू कॉम्पनसेट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स। लिख लीजिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को अगर आपने कॉम्पनसेट करना तो लंग्स आपकी हेल्प करेंगे। तो लिख लीजिए, लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पनसेशन ऑफ metabolic acid base disorders. मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात हो या मेटाबॉलिक एल्कोसिस की बात हो, इन दोनों डिसऑर्डर्स को अगर आपने कॉम्पनसेट करना तो आपके लंग्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे हम बाद में नोट करेंगे। और किडनीज देखिए, अगर लंग्स मेटाबॉलिक एसिड बेस डिसऑर्डर को कॉम्पनसेट करें तो किडनीज क्या करेंगे? किडनी किस डिसऑर्डर को कॉम्पनसेट करेंगे? बोथ, रेस्पिरेटरी भी और मेटाबॉलिक भी। लिख लीजिए, किडनीज हैज टू compensate both metabolic plus respiratory acid base disorders. ठीक है, तो अगर आपने मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर को कॉम्पनसेट करना हो तो किडनीज आपकी हेल्प करेंगी। इसका मतलब है मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को कॉम्पनसेट करेंगे 2 ऑर्गन सिस्टम में। लंग्स भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम को कॉम्पनसेट करेंगे और किडनीज भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम को कॉम्पनसेट करेंगे। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कॉम्पनसेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किडनीज आपकी हेल्प करेंगे। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ किडनी सिस्टम आपकी हेल्प करेगी। अब ये 2 ऑर्गन सिस्टम कॉम्पनसेशन करते हैं कैसे, इससे बात करेंगे। देखिए, अगर लंग्स ने कॉम्पनसेट करना है तो दे विल कॉज कॉम्पनसेशन वाया नंबर 1 हाइपर वेंटिलेशन। अब मुझे बताइए, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक एसिड बेस डिसऑर्डर और लंग्स हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो तो आपके ख्याल में कौन सा एसिड बेस डिसऑर्डर होगा? एसिडोसिस या एल्कलोसिस? अब देखिए, ये हाइपर वेंटिलेशन होगी कब? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। देखिए, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो ऐसे में आपने अपनी बॉडी से एसिड ज़्यादा एक्सीट आउट करना है ना, और लंग्स कैसे एक्सीट आउट करेंगे? बाय हाइपर वेंटिलेशन। इसका मतलब है अगर लंग्स हाइपर वेंटिलेट करें तो कौन सा एसिड बेस्ड डिसऑर्डर कॉम्पनसेट हो रहे हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो लिख लीजिए, हाइपर वेंटिलेशन विल बी सीन इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक है। देखिए, आपको याद है जब रीनल फेलियर हमें डिस्कस किया था, वहाँ पे आपने नोट किया रीनल फेलियर कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एनाइन का मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उस केस में पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ प्रेजेंट करेगा। तो इन शॉर्ट, जब भी किसी को एसिडोसिस होगा तो पेशेंट विल हाइपरवेंटिलेट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पेशेंट विल हाइपरवेंटिलेट। तो लंग्स कैन कॉम्पनसेट वाया हाइपरवेंटिलेशन और वाया हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन, लंग्स कैन कॉज कॉम्पनसेशन वाया हाइपोवेंटिलेशन। तो अब आप सोच के बताएं
कि अगर लंग्स ने हाइपो वेंटिलेशन के ज़रिए किसी मेटाबॉलिक एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को कॉम्पनसेट करना है, वो कौन सा होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो देखिए, इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, देखिए बहुत सिंपल है। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो लंग्स विल कॉम्पनसेट वाया हाइपरवेंटिलेशन। इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस लंग्स विल कॉम्पनसेट वाया हाइपोवेंटिलेशन। देखिए, हाइपरवेंटिलेशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सहेल करेंगे, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा। इस केस में आप हाइपोवेंटिलेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में रिटेन करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब जब भी आप कभी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का पेशेंट देखेंगे तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाले पेशेंट में आपके ब्लड में का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होना चाहिए? देखिए, आप हाइपोवेंटिलेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में रिटेन करेगी, तो ऐसे में आपकी बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना चाहिए? इंक्रीज। तो इसका मतलब है इस केस में जब आप एबीजीज करेंगे, देखिए आप जानते हैं एबीजीज क्या? आर्टीरियल ब्लड गैसेज। आप आर्टीरियल ब्लड लेते हैं, उसमें गैसेज का लेवल चेक करते हैं, पार्शियल प्रेशर चेक करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेक करते हैं, आप पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेक करते हैं आप। तो आप सोच के बताएंगे इस केस में जब ब्लड लेबोरेटरी में सेंड करें, रिपोर्ट आपके पास आए और इस केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इस केस में क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। देखिए, ये सब पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है आपने। ये ऐसे नहीं जस्ट हम हवा में बात कर रहे हैं और आप बस सुन के इसको यहाँ सुन के यहाँ से निकाल दें, नहीं, आगे ये तमाम पॉइंट्स काम आएंगे। देखिए, स्टेप बाई स्टेप मैं चल रहा हूँ, हर स्टेज को मैं स्टेप बाई स्टेप मास्टर करवाऊँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ को आगे यूटिलाइज करना है फॉर द डायग्नोसिस। ये तमाम पॉइंट्स आपके बेसलाइन नॉलेज में होंगे तो डायग्नोसिस कर पाएंगे आप, जो चेंजेस आएंगे उनको आप इंटरप्रेट कर पाएंगे आप। ये चीज़ क्लियर होगी आपको? अगर आपसे कहा जाए कि अगर किसी को मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है और किडनीज ने उसको कॉम्पनसेट करना, तो कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? तो लिखिए वो भी आप। तो किडनीज विल कॉम्पनसेट बाय इंक्रीज और डिक्रीज बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन। कुछ याद आया आपको? क्या याद आया? लेट ऑडोडिसिटी, अल्फा इंडिकेटेड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट अंडर द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन। याद है आपको? सब बातें मैंने की मैं आपके साथ। तो लेट और ओबेसिटी में दो सेल्स हैं, एक प्रिंसिपल सेल है और एक अल्फा इंटीग्रेटेड सेल है। दोनों सेल एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। अल्फा इंटीग्रेटेड सेल अगर एल्डोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में काम करे तो क्या करेगा? वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम एक्टिवेट होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रेशन करवा के क्या करे? बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट होगा, फिर ट्रेड में बाइकार्बोनेट ब्लड में आ जाएगा। इस टाइम आपके ब्लड में जो बाइकार्बोनेट सर्कुलेट कर रहे हैं वो आ कहाँ से रहे? किडनी से आ रहे हैं, लेट ऑडोडिसिटी से आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी में एसिडोसिस होगी तो बताएं किडनी बाइकार्बोनेट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा? ज़्यादा करेगा। और अगर बॉडी में एल्कलोसिस हो तो फिर क्या करेगा? डिक्रीज। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अगर किडनी ने किसी भी मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को कॉम्पनसेट करना तो उसके पास दो मैकेनिज्म हैं। एक मैकेनिज्म आपके सामने आया, इंक्रीज और डिक्रीज बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन। अगर बॉडी में एसिडोसिस होगा तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा चाहिए होंगे, बॉडी में अगर एल्कलोसिस होगा बाइकार्बोनेट कम चाहिए होंगे, वो कम बनाएगा। नेक्स्ट नंबर 2, देखिए किडनी विल कॉम्पनसेट बाय इंक्रीज और डिक्रीज बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज हाइड्रोजन आयन सेक्रेशन। तो मुझे बताइए इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ एल्कलोसिस, वो मेटाबॉलिक हो या रेस्पिरेटरी, तो एल्कलोसिस में किडनीज एसिड को ज़्यादा स्क्रीट करेंगे या कम स्क्रीट करेंगे? कम स्क्रीट करेंगे। और अगर किसी को एसिडोसिस हो तो फिर क्या करेंगे? फिर ज़्यादा स्क्रीट करेंगे। तो इस तरह से किडनी आपकी कॉम्पनसेट करती है। और देखिए जब भी आप किसी को कॉम्पनसेट करें तो कॉम्पनसेशन 3 तरह की होती है। कैन बी अंडर कॉम्पनसेशन, कैन बी जिसको आप इनकम्प्लीट कॉम्पनसेशन कहते हैं, कैन बी कंप्लीट, कैन बी ओवर। याद है मैंने डे फर्स्ट पे आपसे बात की थी, जब एसिड बेस्ड डिसऑर्डर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे बात की थी जब भी आपकी बॉडी में कोई एसिड बेस्ड डिसऑर्डर हो तो आपकी बॉडी में एक मैकेनिज्म जिसको आप होम्योस्टेसिस कहते हैं, और होम्योस्टेसिस में आपकी बॉडी जो है इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को एट कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है, और उस कोशिश का नाम होम्योस्टेसिस है। ये बात सुनी थी ना आपने। फिर जब आपकी बॉडी में कोई एसिड बेस्ड डिसऑर्डर होगा तो आपकी बॉडी में ये 2 ऑर्गन सिस्टम उस एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेंगे आप। कॉम्पनसेशन कैन बी इनकम्प्लीट, कैन बी कंप्लीट कॉम्पनसेशन, कैन बी ओवर कॉम्पनसेशन। पर हेडिंग लीजिए टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन। टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेशन।
तो जब ये दो ऑर्गन सिस्टम कॉम्पोसेट करेंगे तो 3 तरह की कॉम्पोजिशन हो सकती है। Composition can be इनकम्प्लीट, इसको अंडर कॉम्पोजिशन भी कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन विल बी कंप्लीट कॉम्पोजिशन एंड थर्ड टाइप विल बी ओवर कॉम्पोजिशन। जब भी आप किसी एसिड बेस डिसऑर्डर को कॉम्पोसेट करेंगे, कैन बी इनकम्प्लीट, इसको आप अंडर कॉम्पोजिशन कहते हैं, कैन बी कंप्लीट कॉम्पोजिशन, कैन बी ओवर कॉम्पोजिशन। देखिए आपको याद है मैंने आपसे डे फर्स्ट पे बात की थी जब एसिड बेस डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे कि अगर आप किसी का नुकसान करें और नुकसान करने के बाद अगर आपके दिल में खौफ खुदा तारी हो जाए तो आप उसको कॉम्पोसेट करने की कोशिश करेंगे और कॉम्पोजिशन किस पे डिपेंड करेगी, आपके दिल में पैदा होने वाले खौफ पे और आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे। और अगर आपके दिल में थोड़ा बहुत खौफ पैदा होगा, फाइनेंशियल स्टेटस भी कमज़ोर होगा, तो आप उसको कॉम्पोसेट करेंगे तो सही। तो कैसी कॉम्पोजिशन होगी ऐसी कंडीशन? नुकसान कर दिए किसी का, उसके दिल का दिल आपके दिल में खौफ खुदा तारी हो गया और खौफ खुदा भी हल्का फुल्का तारी हुआ और साथ में फाइनेंशियल स्टेटस भी कमज़ोर था, तो आप उसको कैसी कॉम्पोजिशन करेंगे? आप कौन सी करेंगे इसमें से? ये करेंगे ना। और अगर फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा हुआ और खौफ खुदा भी अच्छा खासा आपके दिल पर तारी हो गया तो क्या करेंगे आप? कंप्लीट कॉम्पोजिशन, यही फाइनेंशियल कॉम्पोजिशन आप कंप्लीट कर देंगे। अगर खौफ खुदा बहुत ज़्यादा तारी हो गया आपके और फाइनेंशियल स्टेटस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका, तो फिर क्या होगा? आप कहेंगे यार इसको मैंने फाइनेंशियल लॉस भी किया था, इसको मैंने इमोशनल ट्रॉमा भी दिया था, मैंने फाइनेंशियल लॉस के जो आपने उसका फाइनेंशियल लॉस किया उसको उस फाइनेंस से कंपनसेट कर दिया और इमोशनल ट्रॉमा को कंपनसेट करने के लिए क्या किया आपने? थोड़ा सा उसको डिफेंस में दिलवा दिया। 5 मरले की गाँव में घर था तो आपने 10 मरले की कोठी दिलवा दी डिफेंस में। तो ऐसे में बताएं जब ये बंदा उठ के गाँव से डिफेंस में आए तो क्या होगा? 2 टोरे होंगी ना उसकी, एक गाँव वाला टच होगा और एक डिफेंस वाला टच होगा, तो नज़र आएगा यार जनाब ये कैसे आया हुआ है, इस माहौल का बंदा नहीं, ठीक है। तो इसमें 2 टच होंगे। अब 2 टच से मुराद के एक जो गाँव वाला टच होगा वो क्या होगा? प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर। अब इस गाँव वाले टच के साथ जो सुपर इम्पोज डिफेंस वाला टच आ रहा है इसके अंदर वो सेकेंडरी एसिड बेस डिसऑर्डर। इसका मतलब है ओवर कॉम्पोजिशन विल ऑलवेज रिजल्ट्स इनटू सेकेंडरी एसिड बेस डिसऑर्डर। ये चीज़ क्लियर हो गया आप? अच्छा, आपको कैसे मालूम होगा ये अंडर है, ये कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, ये ओवर कॉम्पोजिशन है? सुनिए देखिए, जो आपके पास इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशन होगी इसमें क्या होगा? लिखिए इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशन में क्या होगा? ऑल पैरामीटर्स विल बी इन एब्नॉर्मल डायरेक्शन। all parameters will be abnormal। तमाम पैरामीटर्स एबनॉर्मल होंगे इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशन में। हाँ, पैरामीटर्स हैं कि जिसकी बेस पे आप डिसाइड करते हैं कॉम्पोजिशन। देखिए वो पैरामीटर्स कौन से हैं? एक पीएच, नंबर 2 PCO2 पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 3 बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों आप जो वैल्यूज़ हैं आपको ABGs की रिपोर्ट में मिलेंगी। आप जब आर्टीरियल ब्लड लेंगे, लेबोरेटरी में सेंड करेंगे, उसकी रिपोर्ट जो आएगी इसमें आर्टीरियल ब्लड की गैसेस की रिपोर्ट जो आएगी उसमें ये तीनों वैल्यूज मिलेंगी आपको। जो आप ABGs करते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस का जो सैंपल आप लेते हैं, लेबोरेटरी में सेंड करते हैं, रिपोर्ट आती है, उसी रिपोर्ट में पीएच भी होगी, इसी रिपोर्ट में बाइकार्बन पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, उसी रिपोर्ट में आपके पास क्या होगा? बाइकार्बोनेट। इफ ऑल दिस विल बी इन एब्नॉर्मल डायरेक्शन, सबके सब अगर ये एब्नॉर्मली इंक्रीज या डिक्रीज हैं, जिससे मुराद के अभी इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब जो कंप्लीट कॉम्पोजिशन होगी इसमें क्या होगा? जो कंप्लीट कॉम्पोजिशन होगी इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या हो? ऑल पैरामीटर्स विल बी एब्नॉर्मल विद सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर, विद सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर, विद सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर, ठीक है। तो जब भी इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशन होगी तो ऑल दीज पैरामीटर्स विल बी एब्नॉर्मल, ये सब पैरामीटर्स एब्नॉर्मल होंगे विद सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर। तीनों पैरामीटर्स एब्नॉर्मल होंगे लेकिन सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर होगा। और अगर कंप्लीट कॉम्पोजिशन होगी तो आपको कैसे मालूम होगा? इसमें लिखिए जब कंप्लीट कॉम्पोजिशन होगी। अच्छा देखिए, अगर इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दूँ तो गाँव में आपने एक घर 5 मरले के गिराज में एक बेडरूम था, एक लिविंग एरिया था और एक किचन और एक वॉशरूम था, गिरा दिया आपने, ठीक है। तो आपको कैसे पता कॉम्पोजिशन हो गई?
तो इस 5 मरले के घर को अगर आपने रिकंस्ट्रक्ट करवाया तो उसमें एक कमरा बना के 4 दीवारी करवा दी तो क्या हुआ? ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? देखिए आपने लिविंग एरिया इसमें बनाया, किचन और वॉशरूम उसको बना कंस्ट्रक्ट करके नहीं दिए, इसका मतलब है आपने कॉम्पनसेट किया लेकिन जस्ट एक बेडरूम तैयार कर दिया। तो ये क्या होगा? और फिर कैसे बचाएगा? कुछ गड़बड़ हुई तो गली मोहल्ले में कचरा पड़ा हुआ होगा, जो उसका आपके जो मकान गिरा है उसका जो कचरा होगा वो बाहर गली मोहल्ले में पड़ा होगा, इसका मतलब कुछ डिस्ट्रक्शन हुई थी और जब दोबारा बनाए तो इनकम्प्लीट बना। तो ऑल पैरामीटर्स विल बी एबनॉर्मल विद सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर। और कंप्लीट में क्या होगा? कंप्लीट में क्या होगा? बिल्कुल वैसा घर बना दें जैसे तोड़ा था आपने, और जो कचरा गली मोहल्ले में पड़ा था उससे बचा था कोई यहाँ गड़बड़ हुई है। तो बताएं अब यहाँ पे कैसे मालूम होगा कि कंप्लीट कंपोजिशन में पीएच विल बी विद इन नॉर्मल रेंज? यानी कि घर वैसे ही बनाया जैसे पहले बना हुआ था, जैसे पहले घर बना था वैसे ही घर बना दिया, ऐसे कहेंगे अगर पीएच विल बी विद इन नॉर्मल रेंज। गली मोहल्ले में जो कचरा पड़ा हुआ था वहाँ से अंदाजा हुआ कि तोड़ के आपने कुछ किया इसके साथ दोबारा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? पीएच विल बी विद इन नॉर्मल रेंज, पीएच विल बी नॉर्मल प्लस अदर पैरामीटर्स विल बी एबनॉर्मल। ये बाकी जो पैरामीटर्स हैं एबनॉर्मल होंगे। अदर पैरामीटर्स, घर वैसे ही बन गया, गली मोहल्ले में कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है? अदर पैरामीटर्स विल बी एबनॉर्मल, यानी कि PCO2 और बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल होगा, पीएच नॉर्मल होगा। अगर किसी का एबीजीज की रिपोर्ट देखें जिसमें पीएच विद इन नॉर्मल रेंज हो, 7.35 से 7.45 के दरमियान हो, और PCO2 और बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल डायरेक्शंस में हो, अप या डाउन हो, इससे मुराद की ये कंप्लीट कंपोजिशन, ठीक है? अदर पैरामीटर्स से मुराद क्या है? PCO2 प्लस बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन, ये एबनॉर्मल होंगे, ठीक है? तो ये दो पैरामीटर्स एबनॉर्मल होंगे, पीएच नॉर्मल होगी। अब जो ओवर कंपोजिशन होगी इसमें क्या होगा? अब जब ओवर कंपोजिशन होगी इसमें क्या होगा? 2 टच होंगे ना, और जब 2 टच हो तो कोई चीज़ संभाली नहीं जा रही होती, तो हर इसमें भी तमाम पैरामीटर्स एबनॉर्मल होंगे। जैसे यहाँ पे था ऑल पैरामीटर्स विल बी एबनॉर्मल, उसमें भी क्या होगा? ऑल पैरामीटर्स विल बी एबनॉर्मल, लिख लीजिए ऑल पैरामीटर्स विल बी एबनॉर्मल। अब देखिए इसमें भी ऑल पैरामीटर्स एबनॉर्मल है, उसमें भी ऑल पैरामीटर्स एबनॉर्मल। डिफरेंस क्या हो गया? सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर है विद 2 एसिड बेस डिसऑर्डर्स, विद 2 एसिड बेस डिसऑर्डर। अब जो 2 एसिड बेस डिसऑर्डर है उसमें एक को कहेंगे प्राइमरी और सेकंड को कहेंगे आप सेकेंडरी। एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर जो प्राइमरी डिसऑर्डर है वही होगा, वहाँ पे 2 डिसऑर्डर्स होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी होगा, ठीक है? तो ये आपने कंपोजिशन को की टाइप्स को अंडरस्टैंड किया। अब देखें कि कंपोजिशन चेक करने का फॉर्मूला क्या है। देखिए आप जानते हैं देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर में 5 टाइप्स कौन सी हैं? एनाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस, नॉन एनाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं ना। तो हर टाइप में अगर आपने कंपोजिशन को कैलकुलेट करना तो उसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। यहाँ पे सिंपल हम एक फार्मूला की बात करेंगे, फार्मूला फॉर द असेसमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हेडिंग दीजिए, हर एसिड बेस डिसऑर्डर में अगर आपने कंपोजिशन चेक करनी हो तो उनके फार्मूलाज हैं, हर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक याद कर लीजिए। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे फार्मूला फॉर द कंपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फार्मूला फॉर द कंपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फार्मूला फॉर द कंपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उस फॉर्मूले का नाम है विंटर्स फार्मूला। तो हेडिंग दीजिए विंटर्स फार्मूला। फॉर द कंपोजिशन, विंटर्स फार्मूला फॉर द कंपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपसे कहा जाए मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, अगर आपने मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में अगर आपने कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूले का नाम है विंटर्स फार्मूला। विंटर्स फार्मूला क्या कहते हैं वो लिख लीजिए। विंटर्स फार्मूले के अकॉर्डिंगली आप लिख लीजिए PCO2
शुड बी इक्वल टू 1.5 into bicarbonate concentration प्लस 8 प्लस -2, ये फॉर्मूला विंटर्स फॉर्मूला। तो जब भी आपने विंटर्स फॉर्मूला अप्लाई करके मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंपोजिशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला PCO2 शुड बी इक्वल टू 1.5 into बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस 8 प्लस -2। अब देखें ये जो आपके पास PCO2 और बाइकार्बोनेट का लेवल कहाँ से मालूम होगा? एबीजीएस की रिपोर्ट से। जब आप एबीजीएस की रिपोर्ट करवाएंगे तो वहाँ से पीएच भी आपके PCO2 भी आपके सामने आएगा और बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन भी आपके सामने आएगी। अब से फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने 3 केसेस यहाँ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3 केसेस मैं आपके सामने रखूँगा। देखिए एक केस आपके पास ऐसा है जिसमें PCO2 30। देखिए आप जानते हैं नॉर्मल PCO2 लेवल कितना होता है? नॉर्मली पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टीरियल ब्लड कितना होगा? एक साइड पे लिख लीजिए आप, PCO2 इन आर्टीरियल ब्लड। अगर आपसे इसकी नॉर्मल वैल्यू पूछी जाए तो क्या बताएंगे आप? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो इस टाइम आप सबके आर्टीरियल ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने? 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, ये नॉर्मल इसकी वैल्यू। अब हमने एक पेशेंट की एबीजीएस की और उसमें PCO2 आ गया 30। ये नॉर्मल या एबनॉर्मल है? ये एबनॉर्मली लो लेवल है। पर अगर मोर देन 40 है तो वो एबनॉर्मली हाई लेवल होगा। अगर आप हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो PCO2 कम हो जाएगा। आप हाइपो वेंटिलेट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में रिटेन करेंगे तो अबव 40 हो जाएगा। तो जब भी पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा हूँ, देखिए सिवाय COPD की बात करूँ, COPD के अलावा की बात करूँ, COPD को निकाल के जितने भी कंडीशन जो आपको हाइपर वेंटिलेट करवाएंगे आप, देखिए COPD की स्टोरी कुछ और, इस पर बाद में बात करेंगे। COPD के अलावा आप हर वो कंडीशन जो आपको हाइपर वेंटिलेट करवाएगी वो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्स्ट्रा बाहर निकाल देगी और आपकी बॉडी में PCO2 डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर आप हाइपो वेंटिलेट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में रिटेन करेगी तो आपके ब्लड में PCO2 विल बी मोर देन 40। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको? अच्छा, हम बात करें 3 केसेस। पहला केस हमने एबीजीएस की, उसमें PCO2 30 आ गया। नेक्स्ट 1.5, उसकी बॉडी में बाइकार्बोनेट 12 आया प्लस 8 प्लस -2। देखिए बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन 12 प्लस 8 प्लस -2। अब इसे सॉल्व कीजिए। 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा? 18 प्लस 8 प्लस -2। अब मुझे बताइए 18 प्लस 8 विल बी 26। अब 26 में ये 26 है और ये 30 है। अब देखिए इसको इसके बराबर करने के लिए बताएं 2 प्लस करना होगा या माइनस करना होगा? देखिए प्लस -2 से मुराद ये आपने उस टाइम देखने के इन दोनों फिगर्स को बराबर करने के लिए 2 प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। अगर प्लस करना तो प्लस कर दे, माइनस करना तो माइनस कर दें। अब मुझे बताएं 26 को 30 के करीब लाने के लिए 2 प्लस करेंगे माइनस करेंगे आप? तो इसमें कर दीजिए आप 30 प्लस 30, 26 प्लस 2 विल बी 28। तो मुझे बताएं 2 ऐड करने के बावजूद ये इसके इक्विवेलेंट नहीं आ सका, नहीं हुआ ना? ये 30 था, आपने इसमें 2 ऐड कर भी दिया, फिर भी ये 28 बना। अब इससे मुराद ये, अब सुन लीजिए, इससे मुराद ये कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा था। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लंग्स ने क्या करना था? अभी पढ़ा आपने, हाइपर वेंटिलेट करना था ना। और हाइपर वेंटिलेट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी थी और लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकालनी चाहिए थी? इतनी निकालनी चाहिए थी। और निकाली कितनी है? इतनी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इस केस में लंग्स को कॉम्पनसेट करना है ना। और लंग्स, अगर लंग्स ने कॉम्पनसेट करे तो हाइपर वेंटिलेशन के जरिए कॉम्पनसेशन करनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालनी होगी। और कितनी निकालनी होगी? इतनी बाहर निकालनी होगी। और निकली कितनी है? यहाँ तक है। तो इसका मतलब है बताएं इस टाइम अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में इन एक्सेस है। वैसे इसके हिसाब से तो कम है, देखिए नॉर्मल लेवल के हिसाब से तो कम है, लेकिन इसके हिसाब से क्या है? कम है या अबव है? अबव है ना। इसका मतलब क्या है? इससे मुराद है इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशन। अभी जब ये 2 मिलीमीटर मर्क्यूरी के इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी से बाहर और निकालेंगे तो भी आपकी कंप्लीट कॉम्पोजिशन होगी। देखिए ये पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ गया? कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया? समझ सबको आगे समझ में? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ आया तो इसको देख लीजिए। देखिए हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। इस केस में किसने कॉम्पनसेट करना है? लंग्स ने भी और किडनी ने भी। लेकिन हम अभी लंग्स की बात करते हैं। तो मुझे बताएं मेटाबॉलिक एसिडोसिस में लंग्स ने अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कॉम्पनसेट करना तो कैसे करेगा?
हाइपर वेंटिलेशन के जरिए, हाइपर वेंटिलेशन के जरिए, हाइपर वेंटिलेशन के जरिए। तो हाइपर वेंटिलेशन के जरिए जब आप करेंगे तो आपकी ब्लड में, आर्टियल ब्लड में PCO2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये कितना कम होना चाहिए, जो वैल्यू यहाँ पे भी उतना कम होना चाहिए। तो मुझे बताइए इतना कम तो नहीं हुआ ना, अभी भी 2 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के इक्विवेलेंट आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस है फॉर कंप्लीट कंपोजिशन। तो इसका मतलब ये कैसी कंपोजिशन कहलाएगी, इनकम्प्लीट। इसको हम इनकम्प्लीट कंपोजिशन कहेंगे। इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट कंपोजिशन, इनकम्प्लीट कंपोजिशन। तो देखिए इसमें PCO2 भी एबनॉर्मल है, बाइकार्बोनेट भी एबनॉर्मल रेंज में, और इसका pH भी एबनॉर्मल रेंज में होगा। तो ऑल पैरामीटर्स विल बी इन एबनॉर्मल रेंज विद सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, अब इसको देखिए सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में PCO2 30, PCO2 आप 30 रखिए, 1.5 × 16 + 8 ± 2, यानी कि ये वो पेशेंट है जब आपने इसकी ABGs की तो इसकी ABGs में PCO2 30 आया, बाइकार्बोनेट 16 था। अब इस फॉर्मूले में अगर इस वैल्यूज को आप ऐड करें तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 30 = 1.5 को 16 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो वहाँ से क्या होगा, ऑलमोस्ट 24 + 8 ± 2। अब मुझे बताइए 24 + 8 क्या होगा, 32। ये 30 है और ये 32। अब मुझे बताएं इस 32 को इस 30 के इक्विवेलेंट करने के लिए 2 माइनस करना होगा या प्लस करना होगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, 30 = अब 30 बताइए दोनों इक्वल है ना, इसको क्या कहेंगे आप, कंप्लीट कंपोजिशन। ये कंप्लीट कंपोजिशन लिखिए, ये कंप्लीट कंपोजिशन, कंप्लीट कंपोजिशन। अब थर्ड सिनेरियो में आपको सामने रखूँ, एक पेशेंट एसिड बेस डिसऑर्डर के साथ और आया, उसको आपने ABGs की, उसकी ABGs में भी PCO2 30 था 1.5, और उसकी ABGs में बाइकार्बोनेट था ऑलमोस्ट 18 + 8 ± 2। सॉल्व कीजिए इसको, बताइए 1.5 × 18 आंसर क्या हो, 27 + 8 ± 2। देखिए 27 + 8 क्या हो, 35। अब बताइए 35 को 30 के बराबर लाने के लिए 2 प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। जब माइनस करेंगे तो बताएं क्या होगा, 30 तो क्या होगा 33। अब मुझे बताएं अब क्या हो गया, क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी होनी चाहिए थी, जबकि आपके लंग्स ने कार्बन डाइऑक्साइड वाया हाइपर वेंटिलेशन ज़्यादा बॉडी से बाहर निकाल दी। नहीं, आपकी बॉडी में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए था, इसके इक्वलेंट होना चाहिए था, क्योंकि लंग्स हाइपर वेंटिलेट कर रहे थे और उस हाइपर वेंटिलेशन के दौरान उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस आपकी बॉडी से एलिमिनेट कर दी। और जब इन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा, तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो होना चाहिए इससे कम हो जाएगा। इतना होना चाहिए था, इससे कम है। तो अब बताएं इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे ओवर कॉम्पनसेशन। इट इज कॉल्ड एज ओवर कॉम्पनसेशन, ओवर कॉम्पनसेशन। अब मुझे बताइए प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर क्या था इसका प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर क्या था, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसका प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर मेटाबॉलिक एसिडोसिस था। अब मुझे बताएं ओवर कॉम्पनसेशन की वजह से आपने कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्स्ट्रा बाहर निकाल दी ना, और आप जानते हैं जब इन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाए तो फिर बॉडी में होता क्या है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो ओवर कॉम्पनसेशन इन दिस केस विल रिजल्ट इनटू रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो लिखिए इस ओवर कॉम्पनसेशन का रिजल्ट क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। देखिए इसमें प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर कौन सा वाला है, इस केस में प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर का नाम क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब वो कौन सा इनाइन गैप या नॉन इनाइन गैप हो, तो इनाइन गैप चेक करेंगे तो मालूम होगा ना आपको, इनाइन गैप हो या नॉन इनाइन गैप हो, दोनों को तो कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही ना। इसको प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, उसकी ओवर कॉम्पनसेशन की वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया, या सेकेंडरी वो प्राइमरी। तो बताइए इसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर। तो इसका मतलब है ओवर कॉम्पनसेशन विल रिजल्ट इनटू मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर, जिसमें प्राइमरी भी होगा सेकेंडरी भी होगा। ये प्राइमरी हो या सेकेंडरी, पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो कॉम्पोजिशन को चेक कैलकुलेट करके आपको अंदाजा होगा कि इसमें इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कॉम्पोजिशन या ओवर कॉम्पोजिशन। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो आपकी ये 5th हेडिंग में मास्टर हो गई। देखिए एसिड बेस डिसऑर्डर को आपने 7 हेडिंग्स में मास्टर करना था, और 7 हेडिंग में आपने 5 हेडिंग्स मास्टर कर ली। कॉम्पोजिशन में 10 जस्ट दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, जब भी आपने कॉम्पोसेट करो 2 ऑर्गन सिस्टम में, लंग्स और किडनीज। लंग्स किसको कैसे और किडनी किसको कैसे, वो सब आपने अंडरस्टैंड कर ली।
लंग्स और किडनी जब कॉम्पोसेट करें 3 तरह की कॉम्पोजिशन होगी, इनकम्प्लीट, कंप्लीट एंड ओवर कॉम्पोजिशन। और कैसे मालूम होगा कि ऑल पैरामीटर्स विल बी इन एबनॉर्मल रेंज विद सिंगल एसिड बेस डिसऑर्डर, तो इनकम्प्लीट है। इसके अलावा पीएच नॉर्मल और अदर पैरामीटर्स विल बी एबनॉर्मल रेंज, तो अब कंप्लीट कहेंगे आप। अगर ऑल पैरामीटर्स विल बी इन एबनॉर्मल रेंज, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है और पीएच भी एबनॉर्मल होगी और 2 डिसऑर्डर भी मिलेंगे आपको, तो इसको कहेंगे ओवर कॉम्पोजिशन। ये बात लिखी थी आपने कि अगर ऑल पैरामीटर्स विल बी इन एबनॉर्मल रेंज, देखें PCO2 भी एबनॉर्मल, बाइकार्बोनेट भी एबनॉर्मल, पीएच भी एबनॉर्मल और ये 2 डिसऑर्डर्स भी हों, तो इसको ओवर कॉम्पोजिशन कहेंगे आप। ये लिखा था आपने। और फिर मैंने आपसे कहा डिफरेंट जो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स हैं, तमाम एसिड बेस्ड डिसऑर्डर जितनी टाइप्स हैं उनमें अगर आपने कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करनी हो, हर किसी में फार्मूलाज हैं, तमाम फार्मूला याद नहीं होंगे आपसे, जस्ट मैंने एक फार्मूला आपके सामने रखा है मैंने, और वो भी विंटर्स फार्मूला फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और उसका फार्मूला आपके सामने रखा। फिर मैं 3 सिनेरियो आपके सामने रखे, ये इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट, ये ओवर कॉम्पोजिशन का केस मैंने आपके सामने रख दिया। अब हम बात करेंगे 6th हेडिंग की, और 6th हेडिंग के 6th हेडिंग इज बफर सिस्टम। अब हेडिंग दीजिए बफर सिस्टम। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे बफर सिस्टम, ये 6th हेडिंग। अब देखिए बफर की डेफिनेशन क्या होगी, दीज आर द वीक एल्कलीज। देखिए बफर्स आर द वीक एल्कलीज। these are weak alkalis, ये weak alkalis to neutralize the acid, weak alkalis to neutralize the acid। तो बेसिकली जितने भी बफर्स हैं ये वीक एल्कलीज हैं और ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकी टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ बफर सिस्टम। देखिए अगर आप अपनी बॉडी में कुछ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को नोट करें तो उसमें है क्या, और से देखें। ये आपके पास ब्लड वेसल्स हैं, ये आपके पास सेल है, तो एसिड कहाँ पे होगा, एसिड कहाँ पे होगा आपके पास। देखिए जब यहाँ पे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो वाटर उसके साथ मिलेगा तो बनेगा हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट, ये बनेगा ना, ठीक है। अब मुझे बताएं जितनी एल्कली और उतना ही एसिड बन रहा है आपकी बॉडी में, तो क्या एसिडोसिस होनी चाहिए। देखिए एक एसिड के अगेंस्ट एक एल्कली बनी है, देखिए एल्कली इससे कहते हैं, ये आपके पास क्या है, ये वीक बफर किसे कहते हैं, वीक एल्कलीज है। और एल्कलीज जो है ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है, यानी कि इसमें ये एल्कली होगी, ये एसिड होगा ना, ये इस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो बाइकार्बोनेट इज एल्कली और हाइड्रोजन आयन इज एसिड। देखिए एक एसिड के अगेंस्ट एक एल्कली बनी है, तो क्या कुछ होना चाहिए आपकी बॉडी में, नहीं होना चाहिए ना, जबकि होगा। उसकी वजह सुनिए, उसकी वजह ये कि आपकी बॉडी में हाइड्रोजन आयन इंटू बाइकार्बोनेट रेशो है क्या, इसको अंडरस्टैंड पहले करना होगा। 1:20, यानी कि इस एक एसिड को संभालने के लिए 20 बाइकार्बोनेट चाहिए, तो मसला हल होगा। बात समझ आई आपको। तो आपकी बॉडी में इस टाइम हाइड्रोजन आयन टू बाइकार्बोनेट रेशो 1:20 के हिसाब से, तो मुझे बताएं यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आयन के अगेंस्ट कितना बाइकार्बोनेट बना, 1 बना ना। तो मुझे बताएं इस सेल के अंदर एसिडोसिस के चांस है ना। देखिए इस सेल के अंदर 1 हाइड्रोजन आयन के अगेंस्ट 1 बाइकार्बोनेट बन रहे हैं, जबकि कितने बनने चाहिए थे, 20। तो फिर इसके इफेक्ट को आप नलीफाई कर सकते थे आप, जिसका मतलब अगर एक हाइड्रोजन आयन के अगेंस्ट 1 बाइकार्बोनेट सेल के अंदर बने तो क्या होगा रिजल्ट, एल्क्रोसिस होगा, एसिडोसिस होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, एसिडोसिस होगा। तो इसका मतलब ये जो एसिड बना है सेल के अंदर, इसको आपने न्यूट्रलाइज करना है या नहीं करना, उसके लिए वीक एल्कली चाहिए। और वो वीक एल्कली भी कहाँ चाहिए, सेल के अंदर चाहिए।
और जो वीक एल्कली सेल के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करे उसको आप कहेंगे इंट्रासेलुलर बफर। इसका मतलब फर्स्ट टाइप क्या होगी, इंट्रासेलुलर बफर। बफर कैन बी इंट्रासेलुलर, बफर कैन बी इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर इस हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करे, यानी कि जो एल्कली सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करे इसको आप कहेंगे इंट्रासेलुलर, उसको आप इंट्रासेलुलर बफर कहेंगे आप, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इज इंट्रासेलुलर बफर, ठीक है। देखिए जब ये हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड वेसल में आया ना, और ब्लड वेसल से फिल्टर होकर कहाँ चला जाएगा, यूरिन में आएगा, ठीक है, फिल्टर होकर किडनी में आ जाएगा। तो मुझे बताएं आपने इस एसिड को यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज करना है, यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज करना है और यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज करना है। यहाँ पे जो बफर न्यूट्रलाइज करेगा उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर बफर, उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर बफर। और जब भी आप इस हाइड्रोजन आयन को इससे बाहर यहाँ पे करें या यहाँ पे करें, जो भी एल्कली इस एसिड को यहाँ पे या यहाँ पे न्यूट्रलाइज करेगी उसे कहेंगे आप एक्स्ट्रा सेलुलर बफर। तो बफर की दो टाइप्स होंगे, कैन बी इंट्रासेलुलर, कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर। कैन बी इंट्रासेलुलर, कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर। तो बफर कैन बी इंट्रासेलुलर, बफर कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब देखिए अगर आपने सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए है क्या चीज़। देखिए आप जानते हैं कि ये प्रोसेस हो कहाँ पर है, विद इन आरबीसी। ये आरबीसी के अंदर काम हो रहा है, आरबीसी के अंदर, ठीक है। ये काम आरबीसी के अंदर हो रहा है। और देखिए जब ये आरबीसी के अंदर ये सेल जो मैं बात करूँ आरबीसी के सेल, ठीक है, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी तो ये काम होगा, उसमें ये हाइड्रोजन आयन बनेगा। और आरबीसी में जो हाइड्रोजन आयन बनेगा उसको जो बफर सिस्टम न्यूट्रलाइज करेंगे उसको आप कहेंगे इंट्रासेलुलर। और आप सोच के बताएं उसका नाम क्या होगा। आप जानते हैं आपके आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कब, जब आपका आरबीसी टिश्यू से वापस लंग की तरफ आ रहा हो। जब आपका आरबीसी टिश्यू से वापस लंग की तरफ आ रहा हो तभी उसके उस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ना। और जब ये आरबीसी आपके टिश्यू से वापस लंग की तरफ आ रहा होगा उस टाइम इस आरबीसी में होगा क्या, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर बफर। लिख लीजिए आप। तो बस आइए एग्जाम का क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर बफर तो आंसर विल बी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर बफर। लार्जेस्ट, एग्जाम का ये क्वेश्चन, लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर बफर। तो जब भी आपसे बात की जाए लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर बफर तो आंसर भी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि आप जानते हैं जब आरबीसी टिश्यू लेवल पे पहुंचते हैं अपनी ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर एंटर होगी तो ये काम होगा। और जब ये काम होगा तो अभी ये जो एसिड आरबीसी के अंदर बने इसको अपने न्यूट्रलाइज भी करना होगा। अब न्यूट्रलाइज कौन करेगा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन करेगी, क्योंकि इस वापसी पे आने वाले आरबीसी के अंदर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है। और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इज द लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर बफर। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो जब भी आपसे बात की जाए लार्जेस्ट इंट्रासेलुलर बफर आंसर भी डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए ये जब आपके ब्लड में आया है, ब्लड से बना दिया आरबीसी से निकले बाहर, ब्लड आपके प्लाज्मा के अंदर आ गया, ठीक है। उस टाइम भी इसको आपने न्यूट्रलाइज करना है और जब किडनी से फिल्टर होकर यूरिन में तो भी न्यूट्रलाइज करना है। यहाँ पे गए उसको कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर बफर। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर बफर इसको फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज करेंगे। ऐसा बफर जो प्लाज्मा में इस हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करे उसे कहेंगे ब्लड बफर, उसे आप लेबल करेंगे ब्लड बफर, उसको आप ब्लड बफर कहेंगे आप। और अगर आपने इस एसिड को इस यूरिन में न्यूट्रलाइज किया इसको कहेंगे यूरिनरी बफर, इसको आप यूरिनरी बफर कहेंगे आप। हाँ, बफर्स की दो मेन टाइप्स हैं, कैन बी इंट्रा, कैन बी एक्स्ट्रा सेलुलर। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर उसकी दो टाइप्स हैं, कैन बी ब्लड बफर, कैन बी यूरिनरी बफर। और ये अगर आपने ब्लड यानी प्लाज्मा में अगर आपने हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करना है तो कौन करेगा, बाइकार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज करेगा। अगर आपसे कहा जाए ब्लड बफर तो आंसर होगी बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इज अ ब्लड बफर। क्योंकि ब्लड में यानी कि ब्लड के प्लाज्मा के अंदर आपने हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करें वहाँ पे बाइकार्बोनेट आपकी हेल्प करेगा और इसको ब्लड बफर कहेंगे आप। और यूरिनरी बफर क्या होगा, अब देखें यहाँ पे दो ऑप्शन हैं आपके पास। इन केस ऑफ एक्यूट एसिडोसिस, इन केस ऑफ एक्यूट एसिडोसिस और इन केस ऑफ क्रोनिक एसिडोसिस, क्रोनिक एसिडोसिस।
इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट एसिडोसिस, तो उस केस में जो यूरिन के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करे उसको फॉस्फेट कहेंगे आप, उसको फॉस्फेट कहेंगे आप। तो फॉस्फेट देखिए, जो फॉस्फेट इसकी वैलेंसी क्या है आपके पास गौर से देखिए, फॉस्फेट की वैलेंसी क्या है, 3 वैलेंसी है ना। मुझे बताइए फॉस्फेट कितने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए अगर इसमें आप एक हाइड्रोजन आयन ऐड करें तो क्या बनेगा, HPO4 -2 बन जाएगा ना। देखिए एक हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया ना, इसमें अगर आप एक हाइड्रोजन आयन और ऐड कर दें तो अब क्या बनेगा, H2PO4 -1। इसमें अगर आप एक हाइड्रोजन आयन और ऐड कर दें तो अब क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा। तो इसका मतलब ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट 3 हाइड्रोजन आयंस। फॉस्फेट आयन हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट 3 हाइड्रोजन आयंस। तो जो आपके यूरिन में हाइड्रोजन आयन होगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, फॉस्फेट, इन केस ऑफ एक्यूट एसिडोसिस। तो जब भी आपकी बॉडी में एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा हो उस केस में यूरिन के अंदर जब एसिड आएगा उसको फॉस्फेट बफर उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर आपसे कहा जाए यूरिनरी बफर इन केस ऑफ एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, 5 ऑप्शन किसे क्लिक करेंगे आप, फॉस्फेट को। और इसी का सेकंड नेम है, इसी फॉस्फेट बफर का सेकंड नेम है टाइट्रेटेबल बफर। इसका सेकंड नेम लिख लीजिए, इसी को आप कहेंगे टाइट्रेटेबल बफर। तो आज के बाद अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज टाइट्रेटेबल बफर, तो आपके समय फौरन क्या चीज आएगी। अगर आपसे बात की जाए टाइट्रेटेबल बफर, टाइट्रेटेबल बफर, तो जब भी आपसे बात की जाएगी टाइट्रेटेबल बफर तो आपके ज़हन में फौरन क्या चीज़ आएगी, क्या कहेंगे आप, इट इज फॉस्फेट बफर। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। और इसको फॉस्फेट बफर भी कहते हैं, इसको टाइट्रेटेबल बफर भी कहते हैं। और ये कब आपकी हेल्प करेगा, इन केस ऑफ एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब अगर एक बात सुनिए, देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आपके 3 पेशेंट्स हैं, एक पेशेंट ऐसा है जिसके यूरिन में सिंपल फॉस्फेट है, बल्कि 4 पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट जिसके यूरिन में सिंपल फॉस्फेट है, सेकंड पेशेंट के यूरिन में HPO4 -2 है, थर्ड पेशेंट के यूरिन में H2PO4 -1 है, फोर्थ पेशेंट के यूरिन में H3PO4 है। तो बताएं इसमें सीवियर एसिडोसिस किस में होगी, कहाँ होगी, H3PO4 में। और किसको एसिडोसिस नहीं है, जिसके यूरिन में सिंपल फॉस्फेट होगा। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। इसका मतलब जैसे जैसे आप यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे आपकी बॉडी में सिवियरिटी ऑफ एसिडोसिस इंडिकेट होगी। अगर आपने असेस करना हो कि किसी बॉडी में एसिडोसिस कितनी सीवियर है तो उसके यूरिन में आप फॉस्फेट का लेवल चेक कर लीजिए आप। ये फॉस्फेट टू HPO4 -2 ये रेशियो चेक कर लीजिए। अगर ये रेशियो जितना ज़्यादा H2PO4 होगा, H2PO4 -2, ये माइल्ड एसिडोसिस, मॉडरेट एसिडोसिस और ये सीवियर एसिडोसिस, ये चीज़। और इसमें कोई भी एसिडोसिस नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। जितना ज़्यादा एसिड होगा उतना ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है। और ये एक्यूट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में ये बफर का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट देखिए, ये बात आपने पढ़ी थी, रिकॉल कीजिए कि पढ़ी थी कि इन केस ऑफ क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस सेल्स ऑफ अर्ली पार्ट ऑफ डेंसिटी विल सिंथेसाइज, याद है कुछ आपको, विल कन्वर्ट ग्लूटामीन इनटू बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया, याद है आपको। वो अमोनिया कहाँ चली गई थी, फिल्ट्रेट में चली गई थी। और वो उस अमोनिया ने NH3 था ना, NH3 -1 था, तो उसमें अगर एक हाइड्रोजन NH3 था, उसमें अगर एक हाइड्रोजन आयन ऐड कर तो NH3 NH4 +1 बन जाएगा और उसको अमोनियम आयन कहेंगे आप। याद आया कुछ आपको या नहीं। मैंने आपसे बात की थी कि जब आपका इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो उस टाइम आपके जो सेल्स थे अर्ली पार्ट ऑफ DCD के, दे विल कन्वर्ट ग्लूटामीन इनटू बाइकार्बोनेट एंड अमोनिया। वो अमोनिया फिल्ट्रेट में जाएगी, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगी और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसका मतलब ये जो अमोनिया है ये भी तो यूरिन के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करे, इसको भी आप यूरिनरी बफर कहेंगे आप। और ये कब होगा, इन केस ऑफ क्रोनिक एसिडोसिस। तो बताइए क्रोनिक एसिडोसिस के केस में बफर का नाम क्या बताएंगे, अमोनिया, NH3, ठीक है। तो ये बफर की स्टोरी आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। रिकॉल कर रहा हूँ आपके सामने, जब भी आपसे बात की जाएगी बफर सिस्टम की तो क्या कहेंगे आप, जब भी बफर सिस्टम की बात की जाएगी क्या कहेंगे आप, बफर ज़्यादा वीक एल्कलीज टू न्यूट्रलाइज एसिड्स। अब डिपेंड करता है ये एल्कली एसिड को न्यूट्रलाइज कहाँ पे कर रही है, सेल के अंदर करे तो इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर करे तो एक्स्ट्रासेलुलर। सेल के अंदर ये ऑप्शन है, सेल के बाहर ये 2 ऑप्शन हैं। ब्लड में करे तो बाइकार्बोनेट और यूरिन में करे तो इन केस एक्यूट ये आपके पास ऑप्शन है, और क्रोनिक में आपके पास अमोनिया आपके पास ऑप्शन है। तो अब बताइए टोटल बफर्स कितने आपके सामने आ चुके हैं। नंबर 1 डीऑक्सीहीमोग्लोबिन
नंबर 2 बाइकार्बोनेट, नंबर 3 फॉस्फेट और नंबर 4 अमोनिया। ये टोटल 4 बफर्स हैं, कैटेगराइज किया आपने, इनको क्लासीफाई भी कर दिया आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है आपके पास, देखिए हमने 6 हेडिंग मास्टर कर ली। अब इन 6 हेडिंग से आपको जो नॉलेज आया उस नॉलेज की बेस पे अब हम अल्टीमेट हेडिंग मास्टर करने जा रहे हैं। और बताइए अल्टीमेट हेडिंग का नाम क्या होगा? डायग्नोसिस। अब हेडिंग दीजिए डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर, डायग्नोसिस ऑफ एसिड बेस डिसऑर्डर। Diagnosis of acid base disorder. Diagnosis of acid base disorder. देखिए जब भी आपने एसिड बेस डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है ना, जब भी आपने एसिड बेस डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है तो अंडर 5 हेडिंग्स, और जिस सीक्वेंस में मैं आपको हेडिंग्स लिखवा रहा हूँ इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है आपने। जब भी इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे आप तो एसिड बेस डिसऑर्डर प्रॉपर्ली डायग्नोस नहीं होंगे आप। अब वो 5 हेडिंग्स कौन सी, किन 5 हेडिंग्स की पे आपने एसिड बेस डिसऑर्डर डायग्नोस करना लिखी। सबसे पहले अगर पेशेंट्स जब आपके पास आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं आप उसको हिस्ट्री, तो लिखिए हिस्ट्री की। सबसे पहले आपने हिस्ट्री की करनी है। देखिए जब पेशेंट से आप हिस्ट्री लेते हैं तो एट द एंड ऑफ हिस्ट्री क्या करते हैं आप जी, जब पेशेंट से आप कंप्लीट हिस्ट्री ले लेते हैं तो उसके बाद एट द एंड क्या करते हैं आप? एट द एंड ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन हिस्ट्री आपके जहन में कोई डायग्नोसिस आता है ना। अगर आपसे कहा जाए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, स्किन रैश, आर्थ्रेल्जिया आफ्टर सम ड्रग इनटेक, CBC showing raised eosinophil count and patient is also having non-oliguric renal failure, most likely patient is suffering from, याद है कुछ आपको, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो बताइए सब बातें कौन सी हैं? हिस्ट्री की है ना। इसका मतलब जब आप हिस्ट्री किसी की लेते हैं और आप जानते हैं ऑलमोस्ट 70 to 80% डायग्नोसिस अच्छी हिस्ट्री लेने के बाद डायग्नोसिस बन जाते हैं। और वी आर द पुअर हिस्टोरियंस, हम एज ए डॉक्टर भी हिस्ट्री लेना नहीं आती और एज ए पेशेंट हिस्ट्री देना भी नहीं आती। और जब हिस्ट्री लेना नहीं आती और ना हिस्ट्री देनी आती, मसला आपको हो रहा था डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है, दस नहीं सकता मैं। देखिए आपके साथ ज़िंदगी में मसले चल रहे थे लेकिन आपको बताना नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपको अपने राइट्स का पता ही नहीं है, आपको अपनी मसाइल को एक्सप्लेन करना आता नहीं है, आपको पैरामीटर्स डिस्कस नहीं किए, आपने अंदर की जो आपको जिस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उसको बताना कैसे आपने। अंदर प्रॉब्लम चल रही है, घुट घुट के मर रहे हैं, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, अपनी ज़बान पे नहीं ला पा रहे, किसी को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे, आप कन्विंसिंग पावर ही नहीं है। किस बेस पे आप कन्विंस करें, किस बेस किस तरह से अपने प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेंगे अगला बंदा कन्विंस हो जाए। हम इधर उधर की बातें करते रहते हैं लेकिन अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है अच्छे हिस्टोरियन है, पूरे हिस्टोरियन। लेकिन जब कभी आप बीमार हो, आपको मसला हो, तो बताएं क्या कभी आपने सोचा कि क्या कभी अच्छी हिस्ट्री आपने जाके दी हो, बड़ी ऐसी शार्प हिस्ट्री दी हो, डॉक्टर साहब कहें जी आपने जो बोला ना बस मुझे समझ आ गया कि आपको है क्या। भाई डॉक्टर को बिठा के फिर आपसे पूछना पड़ता है कि दसो ऐते नहीं ऐते नहीं ऐते नहीं, 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, फिर जाके वो पहुँचते हैं इस बात पे कि जनाब कि इसको मसला है क्या। इसका मतलब है ना तो हमें अपने मसले बताने आते हैं और जो डॉक्टर्स आगे बैठे हैं उनको हिस्ट्री लेनी भी प्रॉपर नहीं आती कि पूरी हिस्टोरियन है। तो देखिए वैसे अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो ना पाकिस्तानी सेटअप के अंदर, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज में तो हर बंदा इंश्योर्ड होता है, तो मसला है तो ये टेस्ट करवा के लेंगे कोई 20-25 हज़ार के टेस्ट बन जाते हैं, वो टेस्ट आते हैं फिर देखते हैं अच्छा इसमें है क्या। जबकि यहाँ पे अगर आपके पास पेशेंट आएगा तो आप अगर टेस्ट थोड़ा से ज़्यादा लिख के देंगे तो पेशेंट वैसे ही भाग जाएगा। अफोर्डिंग पेशेंट भी अपने सेहत पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते ना। आप खुद देखिए, आप अपने सराउंडिंग में देखिए, अपने घर में देखिए कि अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद किसी डॉक्टर ने 4 इन्वेस्टिगेशन एक ही करते हैं, इनको जिद्दो चले जो 20 हज़ार इन्वेस्टिगेशन लिख देना, इनके को नहीं जाना, बड़ा महंगा डॉक्टर। तो मुझे बताएं हम अच्छे खासे अफोर्डिंग होने के बावजूद अपनी हेल्थ पे 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहते ना, तो बताएं गरीब की क्या हालत होगी, वो तो बिल्कुल नहीं करेगा ना। तो ऐसे में आपने किसी की तशखीस भी करनी, इलाज भी करना, बताएं फिर सबसे ज़्यादा किसमें एक्सपर्ट होना चाहिए आपका? हिस्ट्री में ना।
तो हिस्ट्री की बेस पे आप ऑलमोस्ट 70 to 80% डायग्नोसिस केसेस को डायग्नोस कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। तो इसलिए किसी भी केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्ट्री, ठीक है। तो जब भी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर का केस डायग्नोस करो सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री। तो बताएं हिस्ट्री की बेस पे आपके ज़हन में क्या बने, एक डायग्नोसिस बनेगा ना। फिर उस डायग्नोसिस में अगर डाउट हो या कंफर्म करना हो तो फिर आप कहाँ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन की तरफ चले जाते हैं। तो बताएं एसिड बेस्ड डिसऑर्डर के केस में जब आपने हिस्ट्री ले लिया और उसके डाउट को खत्म करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए आप नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे ना। अब बताएं कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे इस केस में, आप इस केस में कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप, एबीजी से। तो लिखिए नंबर 2, इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजीज रिपोर्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजीज रिपोर्ट, ठीक है। तो हिस्ट्री ले ली आपने, उसके बाद आप एबीजीज करवाएंगे, उसकी रिपोर्ट आपके पास आएगी, उसको इंटरप्रेट करेंगे तो आपने जो ज़हन में डायग्नोसिस सोचा हुआ था चेक हो जाएगा कि वाकई वही डायग्नोसिस है, कुछ और डायग्नोसिस है, ठीक है। कंफर्म भी हो जाएगा और इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा हो तो वो भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, चेक एनाइन गैप। एनाइन गैप इफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए अगर हिस्ट्री की बेस पे और एबीजीज की रिपोर्ट को इंटरप्रेट करने की बेस पे आपके सामने पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर इन दो की बेस पे अगर आपके डायग्नोसिस बन रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो बताएं फिर डिफरेंशिएट भी तो करना है ना, कौन सा वाला, इनाइन कैप या नॉन इनाइन कैप। उसके लिए क्या करेंगे आप, इनाइन कैप चेक कर लेंगे आप, ठीक है। नंबर 4, कोई भी अगर एसिड बेस्ड डिसऑर्डर उसके लिए आपको करना क्या होगा, कंपनसेशन भी चेक करनी है। तो चेक कंपनसेशन, चेक कंपनसेशन कि इसमें बॉडी ने इस एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को कंपनसेट भी किया या नहीं किया, ठीक है। और लास्ट में नंबर 5 विल बी चेंज इन बाइकार्बोनेट माइनस चेंज इन एनाइन गैप। ये 5 हेडिंग्स हैं आपके पास। देखिए मैंने पहले आपको 7 हेडिंग्स लिखवाई थी, मैंने हर हेडिंग को मैंने प्रॉपर्ली आपको मास्टर करवाया। अब उस सारी तमाम 6 हेडिंग की बेस पे जो नॉलेज आप बैकग्राउंड नॉलेज आपके ज़हन में है, उसकी बेस पे हम इसको लेके चलेंगे डायग्नोसिस को। तो जब भी आपने बस याद रखें आज के बाद, जब भी किसी पेशेंट में एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को डायग्नोस करना हो तो आपने किस सीक्वेंस को फॉलो करना है, इन 5 पॉइंट्स को इन सीक्वेंस फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के सबसे पहले क्या करेंगे आप, हिस्ट्री लिखेंगे। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजीज, इनाइन कैप चेक करेंगे, कंपोजिशन, और उसके बाद ये काम करेंगे। अब मुझे बताइए इन 5 हेडिंग में से कितनी हेडिंग मास्टर कर चुके हैं आप, ये जो 5 मैंने आपके सामने मेंशन किया इनमें से कितनी हेडिंग्स आप मास्टर कर चुके हैं, अब सोच के बताइए। आप बोलते जाइए, मैं क्लिक करता जाऊँगा। बताएं सबसे पहले किसे क्लिक करूँ जी, इसको ये स्टेज मैंने मास्टर करवाई, ये स्टेज मास्टर करवाई आपको, चलिए बंद में देखते हैं। हिस्ट्री टेकिंग स्टेज मास्टर करवाई मैंने, यस और नो में आंसर चाहिए, नो। अच्छा कुछ वहाँ पर हल्का क्या हेड नोडिंग जिसमें भी आ रही है, ठीक है, एक हेड नोडिंग ये भी होती है और एक हेड नोडिंग ये भी होती है। अच्छा मुझे बताइए ये जो हेड नोडिंग ये वाली है, ये कौन सी हेड नोडिंग है, ये कौन सी, ये इंडियन हेड नोडिंग है, यस में। पाकिस्तानी अगर ऐसे करे तो इसका मतलब नो होगा ना, अगर इंडियन कोई करे तो वो यस है। तो कुछ लोग इंडियन हेड नोडिंग कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है, पाकिस्तानी समझूँ इंडियन समझूँ मैं जी, क्या कौन सी समझूँ मैं, अब आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा देखिए मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा ऐसे हेड नोडिंग पाकिस्तान में ऐसे कर रहा हो और आपको इंडियन हेड नोडिंग का भी एक्सपीरियंस हो, आप चाइना रशिया से बढ़ के वहाँ पे इंडियंस आपने पुलिस को भी देखा हो इस हेड नोडिंग को, तो मुझे बताएंगे पाकिस्तान में कोई बंदा इस तरह हेड नोडिंग कर रहा हो इंडियन वाली, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, यस है या नो है? आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप उससे पूछेंगे दसों का मतलब की। अब देखिए मसला पता क्या आपको, हमारी ज़िंदगी में मोर देन 70 to 80% मसाइल इस वजह से हैं कि किस बात किसी की होती है मतलब हमारा होता है, एक्शन किसी का होता है मतलब हम निकाल खुद बैठते हैं। बात समझिए आपको, जिस दिन ये बात आपने ओवरकम कर ली ना, आपकी ज़िंदगी के 80% मसले हल हो जाएंगे। देखिए बात क्या करने की मैंने आज के लेसन में, कि एक्शन किसी का है, वर्डिंग किसी की है, स्पीच किसी की है, मतलब आप खुद निकाल के बैठे हुए हैं, ठीक है। भाई कोई बंदा एक्शन परफॉर्म करे, उससे पूछें भाई ये जो आपने एक्शन परफॉर्म किया मुझे समझ में नहीं आया, आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं, आप उससे पूछें, आप खुद इंटरप्रेट मत करें आप, ठीक है। अगर आप बायस्ड होंगे तो आप उसके खिलाफ हाथ खड़ा कर देंगे, आप खुश मिजाज, अगर आप बड़े खुश होंगे तो आप उससे कुछ अच्छा मतलब ले लेंगे जबकि वो आपको थ्रेट कर रहे हो, और अगर आप नाराज़ हुए वो आपको खुश करने की कोशिश करें, आप नाराज़ होकर आप उससे और उसको एग्रेवेट कर देंगे अपनी नाराज़गी को। तो इसीलिए ज़िंदगी में आपकी अगर सुकून चाहते हैं ना,
तो जब कभी बात किसी से हो रही हो तो कोई बंदा बात कहे तो आपके यार मुझे समझ में नहीं है, आप इसका मतलब समझा दो, आप मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस एक्शन का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, ठीक है। खुद से कभी जब भी आप इंटरप्रेट करेंगे तो क्या होगा, मसले मिसाइल पैदा होंगे और ये बेवकूफ़ लोगों को फिर लोग यूज़ करके फिर आगे कहते हैं ब्लैकमेल करते हैं। और ये बेवकूफ़ों की निशानी है कि बात किसी की हो, आप इंटरप्रेट आप कर रहे हो, एक्शन किसी का हो इंटरप्रेट आप कर रहे हो। तो जो समझदार लोग होते हैं आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को अंडरस्टैंड कर देते हैं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कहाँ तक है, यार ये है तो पढ़ा लिखा सब कुछ है लेकिन इसका इंटेलेक्चुअल लेवल जीरो है, इसको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या चाहिए, ठीक है। तो ये आपने अगर इंटरनेशनली अपने आपको एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए जब कभी कोई बात हो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट, ठीक है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई आपको बनने की जरूरत नहीं है। हाँ बताइए कि आपने ये बात कही है, ज़रा एक्सप्लेन कर दें, बस दैट्स इट। इसमें ओवर एक्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करें, ठीक है। लोग आपको जब आप इंटरनेशनल जब जाएंगे तो कहीं डोंट ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट, ठीक है। ट्राई टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें आप, ठीक है। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे तो आप कामयाबी तक जाएंगे। जितने आप ओवर लेवल बनने की कोशिश करेंगे, अगले समझते हैं ये बेवकूफ़ है, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जब ये खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं, अपना करियर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस किस्म की ओवर जो एफिशिएंसी है वो शो नहीं करनी है आपने, ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना, जितनी बात पूछिए उतनी बात करें आप, उससे ओवर मत जाएँ, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं, देखिए मुझे बताइए, मैं आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताएं इन 5 हेडिंग में से पहली हेडिंग मास्टर की है या नहीं की, यस और नो में आंसर चाहिए। जी नहीं की ना, अब मैं आपके सामने बोलूँगा, मुझे ये बताइए, इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम मिथाइल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, if someone is suffering from renal failure, if someone is having history of diabetic ketoacidosis, if someone is having history of INS intoxication, someone is having history of lactic acidosis, if someone is having history of ethylene intoxication, ethanol alcohol intoxication, salicylic acid intoxication, if someone is having history of carbonic anhydrase enzyme inhibitor intake, if someone is having history of spironolactone intake, if someone is having history of ileostomy, diarrhea or RTA, if someone is having history of raised intracranial pressure in infratentorial compartment or opiate intoxication or CVA in the brainstem, if someone is having history of GB syndrome, myasthenia gravis, botulism, इसके अलावा COPD, Pickwickian syndrome, airway obstruction, if someone is having history of thiazide and loop diuretic intake, if someone is having history of vomiting, history of Cohen syndrome, if someone is having history of high altitude, excessive crime, high grade fever, all pulmonary pathology except COPD, बताएं क्या बताएंगे आप, बताएं। आप कहते हैं हिस्ट्री डिस्कस नहीं की, तो ये क्या था, ये क्या था, ये हिस्ट्री थी या नहीं थी। कोई आपसे कहे जी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड फीवर, तो बताएं इसमें क्या होगा, पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा हो तो रेस्पिरेटरी एल्कोसिस हो, बताएं हिस्ट्री है ना। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप है हिस्ट्री टेकिंग। बात समझ आई आपको, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना तो हमारे इन्हीं लेक्चर्स के अंदर बेपनाह और चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो बताएं जो कॉजेज लिखे बताएं हिस्ट्री है ना, बताएं सबसे सेकंड जो कॉज हेडिंग मास्टर करवाई बताएं वो कॉजेज की करवाई थी ना, तो बताएं कॉजेज में है क्या, वो हिस्ट्री तो है और क्या है वो, ये स्टेज मास्टर कर चुके हुए हैं आप। अगर कोई कहे जी बंदा सैलिसिलिक एसिड इंटॉक्सिकेशन के साथ आए तो बताएं क्या सोच रहे होंगे आप, इनाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस सोच रहे होंगे ना। कहा जाए पेशेंट रीनल फेलियर के साथ आए तो बताएं इनाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस सोचेंगे ना। बंदा कहा जाए पी के आया हुआ अल्कोहल, पी के आया हुआ इथानॉल, इथाइलिन, मिथानॉल एंड प्रोपाइल अल्कोहल इंटेक के साथ आए हुए तो क्या सोचेंगे आप, इनाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस सोचेंगे। बताइए हिस्ट्री नहीं तो क्या ये है ना हिस्ट्री। फिर अक्सर औकात होता पता क्या, यहाँ से सब कुछ पढ़ने के बाद डॉक्टर अब्बास ने ये नहीं पढ़ाया, डॉक्टर अहमद ने ये नहीं पढ़ाया, मसला ये पढ़ा सब कुछ दिया लेकिन आप उसको उस एंगल से देख नहीं रहे। पॉइंट क्लियर हो गया आपको, तो पढ़ा सब कुछ आ रहा है लेकिन आप उस एंगल से देखें भी आप, ठीक है। सिंपल अगर सामने चीज़ देखेंगे तो आपको लगेगा, ये तो मैंने आपको सामने एग्जाम्पल रख दी ना, इसका मतलब है ये स्टेज आपके मास्टर हो चुकी है। अब मुझे बताएं अगर आपसे कहा जाए पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ मिथानॉल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, तो आपका डायग्नोसिस क्या बन रहा होगा, इनाइन के मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बताएं अब इसको कंफर्म भी कर लेना, कंफर्म कौन करेगा, एबीजीएस की रिपोर्ट, एबीजीएस की रिपोर्ट आपके सामने आएगी, इंटरप्रेट करें तो डायग्नोसिस बनेगा ना। अब इसको मास्टर करना बाकी है, ये भी आप मास्टर कर चुके हैं, अब ये भी मास्टर कर चुके हैं, ये 2 चीज़ मास्टर करने बाकी रहेंगे। तो अब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ एबीजीएस। अब इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप, और ये हिस्ट्री टेकिंग की बेस पे हमेशा प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर आपके सामने आएगा। तो ये किसके बारे में बताएगा, इट विल टेल यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अबाउट प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर, प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर को डायग्नोस करेगा, ठीक है।
अच्छा मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोग ये प्लान करेंगे फॉरेन एग्जाम देके हमने बाहर जाना है? कर रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल प्रैक्टिस करें स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ने की, ठीक है? कभी भी बात कन्वे करनी हो पहले अपने आप से सोचेंगे मैंने बात कन्वे करनी क्या है। टू द शॉर्ट सेंटेंस के अंदर आपने कम अल्फाज के साथ मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपने कन्वे करनी है। आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कभी किसी सामने नहीं करनी है आपने, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं करनी है आपने, फिर तो आप बाहर जाके कामयाब होंगे, वरना कहेंगे यार फिर अपने मुल्क को बदनाम करेंगे या ये सारे लोग ही ऐसे, ठीक है? अच्छा जी, हिस्ट्री डिगिंग से क्या मालूम होगा? हिस्ट्री डिगिंग से क्या मालूम होगा? प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर। बताएं अगर हिस्ट्री या आईएनएस इंटॉक्सिकेशन की तो बताएं आपके जिम्मे प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर क्या आएगा? यूनानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर आपके पास हिस्ट्री है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इनहिबिटर इनटेक की या स्पाइरल इलेक्ट्रॉन इनटेक की तो बताएं प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर क्या आएगा? नॉन यूनानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हिस्ट्री है आपके पास वॉमिटिंग और आपके पास हिस्ट्री है डायरिया की या आइरियोस्टमी की तो प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर क्या आएगा? नॉन इनर्जिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हिस्ट्री है लूप एंड थायराइड डायरेक्ट इनटेक तो प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर जेन में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर आपके पास हिस्ट्री वॉमिटिंग की है तो प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर जेन में क्या आएगा? क्या आएगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। कौन सिंड्रोम की हिस्ट्री है तो जेन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आएगा ना। अगर हिस्ट्री ऑल पल्मोनरी पैथोलॉजीज एक्सेप्ट सीओपीडी तो बताएं प्राइमरी एसिड बेस डिसऑर्डर जेन में क्या आएगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आएगा आपके जेन में। ये चीज क्लियर होगी आपको? तो हिस्ट्री क्या समझ आएगा? अब हम बात करेंगे इस स्टेज को मास्टर करेंगे, फिर इसके बाद हम इस पे आएंगे। ये तीन तो आपने करनी है ना, अब बस ये दो स्टेजेस रह गई। अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ एविजेस। अब हेडिंग दीजिए इंटरप्रिटेशन ऑफ एविजेस। नमाज का टाइम हो गया, चलिए नमाज पढ़ लें, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नमाज पढ़ 10 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सो ये नमाज का टाइम क्या है? अभी तो टाइम नहीं हुआ तो आपने मिस गाइड क्यों किया जी? असर की नमाज नहीं पढ़ी अभी आपने? अच्छा कितने लोगों जी बाकी असर की नमाज पढ़नी? चलिए जल्दी से 5 मिनट का टाइम है, फिर स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट्स में जल्दी से क्या